गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड अपना चल रहा था, फेडरलिज्म, जिसको हम संघवाद भी कहते हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 पे आज हमको देखना है। स्टार्ट करते हैं। इसके इंडिया का नक्शा दिखाया गया है 1947 का। 1947 का नक्शा आपको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसके बाद आपका जो लैंग्वेजेस के हिसाब से जो स्टेट्स को दोबारा से बनाया गया था, उसके लिए आपको ये दिखाया गया है कि जो पुराना भारत का नक्शा है उसमें आपका कई सारे स्टेट्स या चीज़ें अलग अलग नाम से बनी हुई थी। उनका क्षेत्र, उनकी रेखाएं, उनकी राज्यों के साथ टचबिलिटी अलग अलग थी। उसको धीरे धीरे आगे आगे चल के एक अलग तरीके से उसको गठित किया गया है, उसे नए तरीके से बनाया गया है। जैसे आपका ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, ये आपका एक मध्य प्रदेश का इलाका है ना। एक आपका और है आपका जिसको हम बरार क्षेत्र भी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश का इलाका है, जिसमें से भोपाल उसकी राजधानी नहीं हुआ करती थी। हैदराबाद का एक अलग क्षेत्र दिया हुआ है ना। इन सारी चीज़ों को हम राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था, तो ये सारे धीरे धीरे चेंज हुए हैं। और पहले भारत का जो ये जो पूरा नक्शा दिया गया है 1947 का, इसको हम अखंड भारत के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अखंड भारत में अफ़गानिस्तान भी था, आपका वेस्ट पाकिस्तान था जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, आज का जो बांग्लादेश है वो आपका इस जगह पे सिचुएटेड है, जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, है ना। आपका बर्मा हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम तो मान ली है ही भी, अब आज आ गया है अपने पास, भूटान है, म्यांमार है। तो ये सारे जो इलाके थे ये भारत में आया करते थे और इन सबको मिला के हम अखंड भारत के नाम से जानते थे, ठीक है। तिब्बत जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये आपका जो तिब्बत आपको दिखाई दे रहा है, ये उस टाइम पे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी और धीरे धीरे चाइना ने इसको एक्वायर कर लिया, है ना, कब्जा लिया उसकी हड़प नीति के चक्कर में। तो आपने ये सब देख लिया, क्योंकि पहले राज्यों का नाम कुछ और था, उनकी क्षेत्रों की सीमा कहीं और तक लगती थी। अब धीरे धीरे उसमें बदलाव हम आगे देखते हुए चलेंगे। ये आपका नक्शा है, इसको हम अभी देखते हैं थोड़ा देर से। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस, संघीय व्यवस्था किस तरह से चलती है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. संघीय व्यवस्था की कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान, सिर्फ संविधान प्रावधान आपका ज़रूरी है, इतना पर्याप्त नहीं है ना। अगर भारत में फेडरलिज्म का जो आपका शासन व्यवस्था है ये आपकी सक्सेस हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान पर नहीं होना है। भारत में संघीय व्यवस्था को सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र का अधीन होना है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ में रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि किस तरह से हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं, भाषाई राज्य, किस तरह से आपका अलग अलग राज्य बने हैं। लैंग्वेजेस के हिसाब से किस तरह से स्टेट्स का निर्माण दोबारा किया गया, इन सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स in our country. If you look at the political map of India, when it began its journey as a democracy is 1947 and that of 2019. You will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have being changed. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure
that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity, or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. कहने का मतलब है भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया था। उस वक्त से लेकर आज 2021 तक, इसमें 2019 लिखा है, 2021 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए स्टेट्स आपके बनाए जा चुके हैं। कई स्टेट्स की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदले जा चुके हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में, 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं के हिसाब से किया गया। उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। ओके, आपका 1953 की बात है कि पहला जो राज्य था, पहला जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था, जिसको हम लैंग्वेज के हिसाब से बनाए थे। मतलब एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जैसे मध्य प्रदेश आपका हिंदी भाषी राज्य है ना, और आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु भाषी राज्य है ना। तो मध्य प्रदेश में आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपकी कई और उप बोलियाँ भी हैं, बघेली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, निवाड़ी हो गई, मालवी हो गई। इस तरह की लैंग्वेज आपकी ये हिंदी की ही लैंग्वेज कहलाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकतर लोग हिंदी ही बोलते हैं। इसी तरह से हिंदी भाषी राज्य आपका उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ पे भी लोग हिंदी ही बोलते हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसी हिसाब से राज्यों का गठन किया गया। तो पहला राज्य का जो गठन था वो 1953 में आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश में रामुलू करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए अनशन किया कि हमको तमिलनाडु से अलग करके एक अलग राज्य के तौर पे स्थापित किया जाए, जहाँ पे सिर्फ तेलुगु भाषी लोग ही रहें। ओके, तो रामुलू ने कई दिनों तक अनशन किया और अनशन के बाद जब सरकार उनकी बात नहीं सुनी और अनशन करते करते ही उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद, उनके ख़त्म होने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और लोग बहुत ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिए और इसके चलते गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग से कमेटी बैठानी पड़ी और आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग किया गया। और 1953 में एक भाषाई तौर पे पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से जो बाकी जो राज्य हैं उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बाकी राज्य के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि भाई अगर आप आंध्र प्रदेश को एक भाषाई तौर पे एक अलग स्टेट के तौर पे दर्जा दे सकते हैं तो क्यों ना आप हमारे स्टेट्स को भी एक अलग भाषाई तौर पे दर्जा दे दें। क्यों हम इस हौच पौच में रहें कि यहाँ पे कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है। तो इस तरह से हम क्यों रहें। यहाँ पे आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मध्य प्रदेश में सिर्फ हिंदी भाषी के लोग रहें, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी के लोग रहें, राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले लोग रहें, गुजरात में गुजराती रहें, तमिल में तमिलियंस रहें, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहें। तो उस तरह से आपका जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि किस तरह से एक स्टेट को हम लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम किस तरह के प्रावधान कर सकते हैं, किस तरह की हम उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं और उसको साल भर के अंदर आपको प्रस्तुत करना है। तो उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की गवर्नमेंट के सामने और उसके बाद 1956 से आपका राज्य पुनर्गठन आयोग आपका लगाया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, ओके। और उसके बाद दोबारा पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। क्लियर है। तो 1947 से लेकर 2019 तक आपका भारत के नक्शे में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। बहुत सारे स्टेट्स की लाइनिंग चेंज कर दी गई है, बहुत सारे स्टेट्स का नाम बदल दिया गया है, बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो गई है उनकी,
अलग अलग राज्यों के साथ जो सीमाएं साझा होती थी, बाउंड्रीज होती थी, उनको चेंज कर दिया गया है। इनको दो तरीके से चेंज किया है, पहला लैंग्वेज के हिसाब से, दूसरा लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, उनकी कल्चर के हिसाब से और उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से, उनकी जातीयताओं के हिसाब से उन्हें चेंज किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये स्टेट देख सकते हैं, पहला वाला स्टेट आपने देखा था मध्य प्रदेश का, उसमें नाम नहीं था, उसमें हम उसको सेंट्रल प्रोविजंस कहते हैं या सेंट्रल बरार कहा करता था उसको, मध्य प्रदेश को। फिर इसको मध्य प्रदेश कहा गया, राजपूतानों को राजस्थान कर दिया गया, गुजरात की सीमाएं अलग कर दी गई। मध्य प्रदेश में पहले महाराष्ट्र के भी ज़िले आते थे, गुजरात के भी ज़िले आते थे, राजस्थान के भी ज़िले आते थे। ओके, तो इन सब ज़िलों को भाषाई तौर पे अलग किया गया। भाई राजस्थानी जो बोलते हैं, राजस्थान की लैंग्वेजेस वगैरह जो बोलते हैं, वो राजस्थान, वो उस ज़िले को, उस ज़मीन के टुकड़े को राजस्थान को सौंप दिया जाए, कुछ को महाराष्ट्र को सौंप दिया जाए। महाराष्ट्र में जो ऐसे ज़िले हैं जो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसे मध्य प्रदेश में एक्वायर कर लिया जाए। तो इस तरह से जो आपको ये बगल में छत्तीसगढ़ दिख रहा है, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में, इसे 1 नवंबर सन 2000 में अलग करके छत्तीसगढ़ को उस टाइम पे 16 ज़िले दिए गए थे, है ना, 16 ज़िले दिए गए थे और 16 ज़िलों के साथ में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। कहते हैं कि मध्य प्रदेश का लगभग आधे से ज़्यादा जो रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो आपका छत्तीसगढ़ में चला गया है। मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली, सीधी, बैठन तरफ जो आपका सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, वो छत्तीसगढ़ की सीमा से ही लगता है। वो आपका पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन आपको मिल सकते हैं, जहाँ तांबा हो सकता है, जस्ता हो सकता है ना, कोयला वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ अगर हमारे पास अगर होता, तो अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं होता, तो मध्य प्रदेश आपका भारत का सबसे बड़ा स्टेट होता। क्लियर? जो आज राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तो पहले पे मध्य प्रदेश होता, दूसरे पे राजस्थान होता। तो आपने ये समझ लिया इस चीज़ को। अब अपन आगे बढ़ते हैं। When the demand for the formation of states on the basis of languages was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को ये डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि भाषाई आधार पर भाषावर राज्य बनाने से देश ज़्यादा यूनाइटेड हुआ है, ज़्यादा संगठित हुआ है, ज़्यादा मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक आपका हुआ है। ओके, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. States too have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. यही तो गलती हुई। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा के तौर पे दर्जा नहीं मिला हुआ है। जब देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पे कमेटीज़ बनी और बहुत लोग ये सोच रहे थे, उस टाइम पे अंग्रेज़ी भारत की लैंग्वेज हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे रहते थे और जितना कामकाज होता था, सरकारी कामकाज, वो अंग्रेज़ी के माध्यम से ही हुआ करता था। लेकिन आपकी जो अपनी लैंग्वेज होती है, आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं,
आप उसको ज़्यादा ईजियर तरीके से बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सामने वाला आपकी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। लैंग्वेजेस के साथ साथ में आप इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं उसके साथ, ठीक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज बोलते हैं अपने देश की, जिसे आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, उस लैंग्वेज के साथ आपका एक सांस्कृतिक महत्व जुड़ा होता है, आपका एक आत्मीय महत्व जुड़ा होता है, और वही लैंग्वेज आपकी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में जो नेता थे वो कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए और हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लायक है। साथ में महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि हिंदी को और बेहतर तरीके से प्रचारित करने के लिए एक योजना इस तरह से होनी चाहिए कि उत्तर भारत से हर साल 5 या 10 लोग, उत्तर भारत से 5 या 10 लोग हर साल साउथ इंडिया जाएं, दक्षिण भारत जाएं, और वहाँ से दक्षिण भारतीय 5 या 10 लोग उत्तर भारत आएँ, जिससे कि हिंदी और तमिल भाषा का मेल मिलाप सही तरीके से हो सके, है ना। दक्षिण भारत लोग हिंदी सही तरीके से सीख सकें और उत्तर भारत वाले लोग भी तमिलियन को या तेलुगु लैंग्वेजेस को बेहतर तरीके से समझ सके, और इससे दोनों का ब्रदरहुड, दोनों का भाईचारा बेहतर होगा। जो आज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अक्सर होते रहते हैं, ये नहीं होता। तो आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे डेवलप करना था, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिल गई तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ये अपनी ज़बान से पलट गए और हिंदी को राष्ट्रभाषा न बना के सिर्फ और सिर्फ राजभाषा के तौर पे विकसित कर दिया गया, ये कहते हुए कि हिंदी सिर्फ 40% लोग बोलते हैं, बाकी की 60% लैंग्वेज का क्या। मैं कहता हूँ भारत में जो राजनीति चलती है, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका इलेक्शन लड़ती हैं, वो किस बेस पे लड़ती हैं, किस बेस पे वो जीत पाती हैं? मेजॉरिटी तौर पे ही ना जीत पाती हैं। मैं कहता हूँ 40% अगर लोग हिंदी बोलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 60% लोग तमिल नहीं बोलते होंगे, 60% लोग उर्दू नहीं बोलते होंगे। हम उसका एक डाटा भी देख लेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी कितनी बोली जाती है, कितने लोग इसको बोले जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इस बात को लेकर दरकिनार कर दिया गया है कि हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। इसके चलते हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और इसे सिर्फ राजभाषा के तौर पे विकसित किया गया, और आज के टाइम पे हिंदी की स्थिति बदतर होती चली आ रही है। इन्होंने ये तर्क दिया कि बाकी जो 21 लैंग्वेजेस हैं, बाकी जो 21 भाषाएं हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर हम हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के तौर पे विकसित कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, हिंदी को उसका दर्जा ज़रूर मिलना चाहिए था। ओके, संविधान में हिंदी के अलावा और जो 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, केंद्र सरकार के किसी पद पर उम्मीदवार उसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के तौर पे चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है ना। एक चीज़ ये भी कही गई थी आज़ादी के बाद कि जितना भी सरकारी कामकाज होगा, दूसरा जितना भी कोर्ट्स का कामकाज होगा, ये जितने नेता हैं ना, ये बहुत दोगले किस्म के होते हैं। ये सत्ता पाने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं। आज़ादी के पहले उन्होंने कहा जितना भी सरकारी कामकाज होगा, जितना भी कोर्ट्स का काम होगा, ये काम हम इंग्लिश को हटा के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, सारा काम अपनी लैंग्वेज पे होगा। लेकिन जैसे ही इनको आज़ादी मिली, ये अपनी बात से पलट गए। इन्होंने तुरंत कहा कि जो भाषा चल रही वो भाषा चलनी चाहिए, क्योंकि हम उसके यूज्ड टू हो चुके हैं। ये 4 नेता अंग्रेजी के यूज्ड टू हो गए और पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजी थोप दिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी cautious attitude in separating the use of Hindi. According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak in different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of
situation that Sri Lanka finds itself in. श्रीलंका से ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी मांग के अनुसार उनकी मांग ये थी कि अंग्रेजी को कंटिन्यू किया जाए। सबसे ज़्यादा साउथ इंडियंस की तरफ से ये मांग रखी गई। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कि उग्र हो रहा था, सबसे ज़्यादा हाइपर हो रहा था। तमिलनाडु में इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से, इस सल्यूशन से वो इंग्लिश स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसको फेवर कर रही है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की सरकार की ये जो नीति बनी हुई है, उस पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ पे लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए। वाह क्या बात है, आप एक इसके चक्कर में किसी का दर्जा छीन लिए। कहने का मतलब है श्रीलंका में आपका जो सिंघली जाति थी उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बरकरार रखा और वो सही भी था। आज पूरे श्रीलंका में लोग तमिल बोलते हैं, वहाँ पे आप कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सुनेंगे, है ना। तो इसी तरह से भारत में जो ये सीन कहा जा रहा था कि तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा अपोज किया था, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की ये नीति नहीं है बढ़ावा देने की कि जो राज्य हिंदी नहीं बोलते हैं उसमें भी हिंदी को थोपा जाए। हम कहते हैं ये काम अगर 1947 में हो जाता तो आज के टाइम पे हम ये समस्या देखते ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको जो लॉन्ग टर्म का रिज़ल्ट होता है वो आपको 1 या 2 दिन 3 दिन में 10 दिन में महीने भर में नहीं दिखेगा, उसके लिए वर्षों लगते हैं। मैं कहता हूँ 1947 में अगर आपने हिंदी को इम्प्लीमेंट कर दिया होता, इम्पोज कर दिया होता सारे राज्यों में, पूरे देश की राष्ट्रभाषा के तौर पे उसको नेशनल लैंग्वेज के तौर पे अगर आपने उसको डेवलप कर दिया होता, एक्वायर कर लिया होता, तो आज के टाइम पे पूरा भारत हिंदी बोल रहा होता। हम कहते हैं आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप उसको बचा के रखिए, उसके लिए आप एक अलग से कम्युनिटी बनाइए, उसके लिए फ़ंड रेज करिए, सरकार उसके लिए बढ़ा दे, सरकार पूरी तरीके से मदद करे, लेकिन देश के एक राष्ट्र के तौर पे एक उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, अगर आप सेकुलर स्टेट के तौर पे हमको विकसित किए, तो सेकुलर स्टेट के तौर पे आपने इस देश में धर्म को राज्य से अलग कर दिया, कोई बात नहीं, धर्म को राज्य से आपने अलग किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे ये भारत आपका हमेशा से किस धर्म को फॉलो करता आया है ये हर कोई जानता है। भारत किस धर्म का देश है ये हर कोई जानता है। आपने उसको सेकुलर स्टेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर्स के हिसाब से आपने जो किया वो ठीक नहीं था। हर चीज़ में सेकुलरिज्म नहीं चलती है, कहीं कहीं पे आपको किसी न किसी चीज़ का पक्ष लेना ही पड़ता है, और इसका अंजाम आप भुगतेंगे और हम सभी भुगतेंगे। आगे बढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध में। ये पैराग्राफ अपन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपन इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद अपन दूसरी वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। केंद्र राज्य संबंध। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing powers work in reality depends on the large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both the central and the most of the states. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the central tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, चाहे वो एक ही प्रकार की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार हो, या अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट आपका स्टेट और सेंट्रल को रूल कर रही हो,
उसमें दोनों ही पार्टीज़ का दोनों ही गवर्नमेंट्स का अपने अपने लोगों के लिए काम करना, इंडिपेंडेंट तौर पे काम करना, यही आपका फेडरलिज्म कहलाता है। लेकिन पहले के टाइम पे हम थोड़ा सा कुछ और देख पाते थे। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह से मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, किस तरह से इसे फॉलो करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का सेंट्रल और अधिकतर राज्यों पर, अधिकतर स्टेट्स पे शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, है ना। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। पहले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही सरकार हुआ करती थी, एक ही सरकार समझ लिए, क्योंकि कांग्रेस का एक काफ़ी लंबे टाइम तक शासन व्यवस्था में उसका बना रहना वो बनी रहती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत टाइम तक बनी रहती थी। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी उसी की सरकार बनी रहती थी, कांग्रेस की सरकार थी या उसी की जो शाखाओं वाली पार्टी थी उनकी बनी रहती थी। तो कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट तौर पे इंडिपेंडेंट तौर पे अपना राजपाट नहीं चला पाती थी, वो एक अंडरमाइंड हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन जब पहले के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की सरकार होती थी और स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की सरकार होती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज़ करते हुए उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट्स और बेनिफिट्स को अनदेखा करते हुए वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को भंग कर देती थी। और वहाँ पे या तो राष्ट्रपति शासन लग जाता था, क्योंकि आपका सन 2000 तक या उससे पहले तक राष्ट्रपति शासन भारत में बहुत बार लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद आपका संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, आपकी अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई, उसमें केंद्र राज्य संबंध को बेहतर किया गया, इसमें इंटरफेयर किया गया कोर्ट्स के द्वारा और फेडरेशन को मजबूत किया गया। और आज के टाइम पे ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन आज भी हमको कुछ उदाहरण इस तरह से देखने को मिल जाते हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरह से सरकार को तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का हाल ही का उदाहरण है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का रिसेंटली उदाहरण है आपका, अभी कमलनाथ सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, कुछ टाइम तक उसकी सरकार चली और उसके बाद उसकी सरकार को उसकी जो विपक्षी पार्टी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी थी, उसने तोड़ मरोड़ करके वहाँ पे दोबारा से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बना दिया। तो ये जो तरीका है, ये फेडरलिज्म का तरीका नहीं है, ये संघवाद का तरीका नहीं है। आप वही पुरानी नीति अपना रहे हैं कि किस तरह से अगर आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आप अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हुए आप किसी दूसरे की सरकार को गिरा के अपनी सरकार दोबारा बना रहे हैं। तो ये आपका संघवाद में नहीं आता है, इसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं देखा जाएगा, समझे। ऑल दिस चेंज significantly after 1990. This period saw the rise of religion political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government at the central. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several religion parties, to form a government at a center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. This trend was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitutional came into force. 1990s तक आपका सन 2000 तक आपका ये सीन होता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कई सरकारें गिर जाती हैं,
कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके कई सारे चेंजेस हुए और उसके बाद सरकारें आपकी सही तरीके से फॉर्म होने लगी और आज भी उसके हम कहीं कहीं उदाहरण देख ही लेते हैं। 1990 के बाद से ये स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में प्योर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना, उसे अबॉलिश करना, उसे डिसॉल्व करना और केंद्र सरकार के लिए भी और मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे और अगली वीडियो में इसको कंप्लीट भी करेंगे।